चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़गांव में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर में गुस्सा है। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से हमले में शामिल तीनों आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराने की खबर है, लेकिन कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने को लेकर लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन किया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या पर पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन हुआ। कहीं आतंकवादियों के खिलाफ नारेबाजी की गई, तो कहीं पाकिस्तान के झंडे जलाकर इस आतंकवादी घटना पर विरोध जताया गया। बड़गाम में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए। गुरुवार को आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की थी, जिसके बाद शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा राहुल भट्ट के परिवार वालों से मिले और दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बने राहुल भट्ट का शुक्रवार को अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी पहुँचे और में शामिल आतंकवादियों को सबक सिखाने की बात की। इन सभी कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जमीन के पाताल से निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे। किसी पाकिस्तानी को, किसी दहशतगर्द को नहीं बख्शेंगे। राहुल भट्ट की हत्या को लेकर विस्थापित होने का दंश झेल रहे कश्मीरी पंडितों में रोष है और वो सरकार से पुख्ता कार्रवाई की अपील कर रहे हैं। कश्मीर में ये कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हो रहा है, ये हिंदुओं के साथ हो रहा है, सनातनियों के साथ हो रहा है। वहां चुप रहोगे, कुछ नहीं करोगे तो हिंदुस्तान के अंदर हर कोने में हिंदुओं को ये सफर करना पड़ेगा। ये बड़गाम में गुरुवार को राहुल भट्ट की आतंकवादियों ने हत्या की थी। ऑफिस में काम करने के दौरान आतंकवादियों ने राहुल को गोली मार दी थी। ऑफिस में नाम पूछकर आतंकवादियों ने राहुल को निशाना बनाया था। इस वारदात की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है, लेकिन असल में इस घटना के पीछे लश्कर या जैश जैसे आतंकवादी संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बचने के लिए ISI के इशारे पर कश्मीर टाइगर्स का नाम ले रहे हैं। साल की ये तीसरी घटना है जिसमें घाटी में कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया है। इससे एक बार फिर घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कांग्रेस के चिंतन शिविर की। करीब 9 साल बाद अपने भविष्य पर चिंतन करने उदयपुर पहुंची है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस ने वक्त के साथ पार्टी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की कमजोर होती सियासी हैसियत को स्वीकार किया और इसमें बदलाव का संकल्प लिया। 3 दिन में पार्टी 6 बड़े मुद्दों पर मंथन करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प। पार्टी ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। 9 साल बाद बदलाव के लिए चिंतन। 3 दिन तक हम लोग तमाम वरिष्ठ लोग बैठे अपना अनुभव का लाभ देंगे। नौजवान पीढ़ी के लोग आए हैं, वो अपने फ्यूचर को देख करके कांग्रेस की नीतियां, उसके कार्यक्रम के सिद्धांत जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, अपने सबसे खराब राजनीतिक दौर से गुजर रही कांग्रेस जब राजस्थान के उदयपुर में अपने भविष्य के लिए चिंतन करने पहुंची तो पार्टी ने साफ तौर पर बदलाव के संकेत दिए। पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ किया कि ये एक प्रभावशाली कदम साबित होगा। यह शिविर इस लंबे सफर में एक प्रभावशाली कदम है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर के चयन पर कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि पार्टी यहां से नई शुरुआत करेगी। एक नई शुरुआत देश की राजनीति में होने जा रही है। ऐसे वक्त में जब कोई नहीं जानता कि देश किस दिशा में जा रहा है और किस दिशा में जाएगा।
आपको बता दें कि चिंतन शिविर के दौरान पार्टी बड़े बदलाव को लेकर मंथन कर रही है और जो बदलाव तय हैं उनके मुताबिक पार्टी में हर स्तर की कमेटी में 50% युवाओं को अब मौका मिलेगा। तो एक ही परिवार से एक ही व्यक्ति को पार्टी का टिकट मिलेगा। वहीं एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को अपनाते हुए अब कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी पद पर 5 साल से ज्यादा नहीं रह सकेगा। वहीं संगठन को मजबूत करने के लिए अब पार्टी में मंडल यूनिट का गठन होगा। संगठन में मंडल यूनिट बूथ और ब्लॉक के बीच की नई इकाई होगी। जो सबसे छोटा यूनिट है वो पोलिंग बूथ का है और उसके ऊपर एकदम सीधे ब्लॉक आ जाता है। तो ब्लॉक और पोलिंग बूथ के यूनिट के बीच में हर ब्लॉक में 3 से लेकर के 5 मंडल समितियां हमारी होनी चाहिए पूरे के पूरे देश के अंदर। ये एक बहुत बड़ा सुझाव हम लोगों के बीच में चर्चा में है। करीब 9 साल बाद कांग्रेस का ये चिंतन वक्त की जरूरत के साथ कांग्रेस के अस्तित्व के लिए भी जरूरी है। कमजोर होती कांग्रेस की सत्ता अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही सिमट कर रह गई है। पार्टी को लगता है कि देश की आत्मा कांग्रेस की आत्मा से मेल खाती है, लेकिन देश का मौजूदा सियासी माहौल किसी भी तरह से पुरानी कांग्रेस को आत्मसात नहीं कर पा रहा। यानी देश की सबसे पुरानी पार्टी अभी नहीं तो कभी नहीं के दोहराहे पर खड़ी है। दिनेश शर्मा के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 नेटवर्क, उदयपुर। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस और गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि राजस्थान के हाल के घटनाक्रम इस बात के सबूत हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में है और यही वजह है कि गहलोत जी कांग्रेस के चिंतन शिविर के बहाने गांधी परिवार की आरती उतारने में जुटे हैं। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस को पहले परिवारवाद पर चिंतन करने का नैतिक साहस दिखाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बुरे और कमजोर दौर में है। देश की जनता ने कांग्रेस मुक्ति का इरादा हर चुनाव में बीजेपी के पक्ष में एकजुट होकर के दिया है। उन्होंने कहा कि हैरत है कि जिस स्थिति को पूरा देश समझ रहा है, दुनिया में जिस पर बात हो रही है, कांग्रेस को इस बात को समझने के लिए चिंतन शिविर करना पड़ रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गहलोत सरकार वेंटिलेटर पर चल रही है और मुख्यमंत्री गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी दिखाकर महज अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के साथ राजस्थान की जनता इस पार्टी से तंग आ चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलना तय है। कि गहलोत सरकार की प्रायोरिटी डे 1 से अपनी कुर्सी बचाना है और केवल कुर्सी बचाना प्रायोरिटी होती तब तक भी ठीक था। कुर्सी बचाने के साथ साथ में अपनी पार्टी में अपने सारे विरोधियों को ठिकाने लगाना भी। अभी इसी सरकार के समय में नहीं, इससे पहले भी कौन लोग किन अपराधों में जेल भेजे गए, किन लोगों को किस तरह से राजनीतिक रूप से निपटा दिया गया। अगर राजस्थान इसमें ध्यान देने के बजाय राजस्थान की जनता को कष्टों से मुक्त दिलाने में, राजस्थान की महिलाओं की इज्जत बचाने में, राजस्थान को अपराधियों से बचाने में यदि उन्होंने मेहनत की होती तो आज राजस्थान जो आज जयपुर बम ब्लास्ट की 14वीं बरसी है। कहने को तो गुलाबी नगरी के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन सजा सुनाए जाने के 2.5 साल बाद भी गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का इंतजार गुलाबी नगर के बासिंदों को है। रिपोर्ट देखिए। 14 सालों का दर्द आज भी सता रहा है। इकहत्तर मौतों का गम अब भी रुला रहा है। गुलाबी नगरी को अभी भी है इंतजार, फांसी पर कब चढ़ाए जाएंगे गुनहगार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक के बाद एक 8 धमाके। 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट ने गुलाबी नगरी को दहलाकर रख दिया था। इस सीरियल ब्लास्ट ने कुछ ही पलों में 71 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, वहीं 185 लोग घायल हो गए। लेकिन गुलाबी नगरी को दर्द देने वाले गुनहगारों का अभी तक हिसाब नहीं हुआ है। ब्लास्ट के 11 साल बाद स्पेशल कोर्ट ने 18 दिसंबर 2019 को 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए
फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सैफुर रहमान को फांसी की सजा सुनाई। वहीं मोहम्मद शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। लेकिन सजा सुनाने के 2.5 साल बाद भी गुनहगारों को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया जा सका है। कुल 114 गवाह हैं, अब तक 15 गवाह के बयान हो चुके हैं। चूंकि जयपुर बम ब्लास्ट केस में यहाँ पर 270 केस सेशन ट्रायल, अपील और रिवीजन के भी चल रहे हैं, इससे ये केस थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। अगर ये केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए तो केवल एक बम ब्लास्ट केस बचेगा, तो उसका भी हम जल्दी से जल्दी बयान करा के इसका शीघ्र निस्तारण करा सकते हैं। दरअसल सुनाने में 11 साल लग गए और अब उस सजा को अंजाम तक पहुंचाने में 2.5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। ऐसे में पीड़ित परिजनों को 14 सालों का दर्द अभी भी सता रहा है। उन्हें इंतजार है इंसाफ का, और इंसाफ तभी होगा जब गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। तो जयपुर ब्लास्ट के जख्म आज भी हरे हैं। जयपुर बम ब्लास्ट की 14वीं बरसी के मौके पर बम ब्लास्ट के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। छोटी चौपड़ पर शहरवासी इकट्ठा हुए और मृतकों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कई सामाजिक संस्थाओं के साथ पुलिस अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम सभी अपने अपने सपनों का घर चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि आप निर्माण कार्य शुरू करें, कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको जाननी बेहद जरूरी है। घर का नक्शा पास कराना जरूरी होता है। अग्निशमन, पर्यावरण और यातायात संबंधी मंजूरी लेना भी जरूरी है। निर्माण सामग्री से आम रास्ते में अवरोध नहीं होना चाहिए। रिहायशी बस्ती में निर्माण के दौरान ध्वनि प्रदूषण का ध्यान रखना होता है। नियम तोड़ने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है और अवैध निर्माण को ढाया भी जा सकता है। तो बनवाइए मनचाहा मकान, बस रखिए नियमों का ध्यान।